छूट जाएगा बेटा, जिंदगी में सब कुछ छूट जाता है, ये तो रंग ही है। क्या हो गया? पीछे ज्यादा तेरा मन लग रहा तो बैठ जा उधर जाके, बात कर रहा है ना तो अच्छे से बैठना, वहां जाके बात क्या कर रहा है, बैठ उस पास में बैठ, फिर बात कर अच्छे से, है ना, रेडियो एक्टिव। हाँ, अच्छा तू इसलिए एक गैप छोड़ के बैठा हुआ बेंच का, है ना, रेडिएशन दूर दूर तक आ जाएंगी नहीं तो। सही है। अच्छा, कुछ भी बोल देता है। क्या नाम है तेरा? सोमराज। सोमराज, ठीक है? नाम फेमस है, अच्छा। जन जन में मतलब तू, तेरी पहचान अच्छी है ना, ठीक है चलो। जनित में जा रही है। सही है। चलो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर डिस्कशन किया था। कॉन्फ़िगरेशन में आपको ये बता दिया था कि हिडन कॉन्फ़िगरेशन जो होती है उसकी वजह से मेनली जो कॉन्फ़िगरेशन बेस के क्वेश्चन होते हैं वो गलत हो जाते हैं आपके। तो उसके, है ना, कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस में आपको ये ध्यान रखना होता है कि अगर किसी में जैसे n-2f लिखा हुआ है तो n-2f लिखे होने का मतलब है कि n-2 का पहले s भरा होगा, फिर p भरा होगा, फिर d भरा होगा, तब जाके इलेक्ट्रॉन f में आएगा। या n-1d लिखते हैं अगर, तो n-1 का पहले s p भर चुका होगा, तब जाके d में इलेक्ट्रॉन आया होगा। अब आइए नेक्स्ट जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ग्रुप, पीरियड एंड ब्लॉक, है ना। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपको दो तरह के क्वेश्चंस मिलते हैं। आपको कोई एक एटॉमिक नंबर दे देगा और उस एटॉमिक नंबर को देकर आपसे पूछेगा कि ये एटॉमिक नंबर किस पीरियड का, किस ग्रुप का या किस ब्लॉक का है, और या फिर आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा और कॉन्फ़िगरेशन देखकर आपको बताना होगा कि ये कॉन्फ़िगरेशन किस पीरियड, किस ग्रुप और किस ब्लॉक की होती है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे पहले विद एटॉमिक नंबर वाले कंडीशन से। पहला वाला केस जो हम लोग पढ़ने वाले, दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर्स। अब अगर आपको सपोज एग्जाम में कोई एक एटॉमिक नंबर दिया गया और बोला गया कि इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करिए, तो उसके लिए क्या स्टेप्स आपको लगाने होते हैं। उसमें जो सबसे पहला स्टेप आता है वो आता है बेटा, आपको हमेशा लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को चेक करना होता है। इफ एटॉमिक नंबर इज बिटवीन 58 to 71, हम ये जानते हैं कि 58 से 71 का ये जो एटॉमिक नंबर का रेंज होता है लैंथेनाइड से। तो अगर एटॉमिक नंबर इस रेंज का है, 58 से 71 है, तो हम ये समझ जाएंगे कि वो एलिमेंट क्या है बेटा, लैंथेनाइड। और लैंथेनाइड कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है बेटा, 4f सीरीज को। अगर लैंथेनाइड एलिमेंट्स हैं तो बेटा इसका पीरियड क्या होगा, ग्रुप क्या होगा और ब्लॉक क्या होगा, ये कैसे आइडेंटिफाई करना, उसके ऊपर बात करते हैं। अगर बाई चांस आपको एग्जाम में एक एटॉमिक नंबर दिया गया और एटॉमिक नंबर दिया गया 69, क्या दिया गया 69, तो क्या वो एटॉमिक नंबर इस रेंज में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। अगर एटॉमिक नंबर इस रेंज में आ रहा है तो आप क्या बोल देंगे कि वो लैंथेनाइड है। लैंथेनाइड है तो कौन सी सीरीज को बिलोंग करेगा, 4 है। एफ के साथ ये जो 4 है ये n, n-1, n-2 क्या है बेटा, n-2 है। तो n का वैल्यू क्या आएगा, 6, और जो n का वैल्यू होता है वही तो पीरियड नंबर होता है, मतलब लैंथेनाइड सीरीज बिलोंग्स टू 6th पीरियड। आगे बात करते हैं, अगर एटॉमिक नंबर इस रेंज में आ रहा है इसका मतलब वो लैंथेनाइड का मेंबर है। लैंथेनाइड का मेंबर है मतलब 4f सीरीज का मेंबर है। 4f सीरीज का मेंबर है मतलब वो एलिमेंट f ब्लॉक का मेंबर होगा। अगर f ब्लॉक का मेंबर है तो ग्रुप नंबर क्या होगा, सारे f ब्लॉक के मेंबर्स, चाहे वो लैंथेनाइड्स हो चाहे वो एक्टिनाइड्स हो, उन सबका ग्रुप नंबर फिक्स्ड है बेटा। और सारे f ब्लॉक के मेंबर्स कौन से ग्रुप के मेंबर माने जाते हैं बेटा, थर्ड ग्रुप के मेंबर माने जाते हैं। ध्यान से देखेंगे पीरियोडिक टेबल में अगर हम लोग, तो यहाँ पर ग्रुप नंबर जो 3 होता है वो कौन होता है, सेकेंड ईयर लाइंग एसी। इस लाइंग ए का एटॉमिक नंबर 57 और एसी का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 89। इसके बाद आने वाले जो 58 से 71 एटॉमिक नंबर होते हैं जिसको यहां रखा जाता है एफ ब्लॉक पे, या इसके बाद में आने वाले जो 14 एटॉमिक नंबर्स हैं जिनको यहां रखा जाता है, ये सारे एलिमेंट्स भी इसी ग्रुप के मेंबर माने जाते हैं। तो कभी आपसे पूछे कि एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप का मेंबर होगा, तो पूरा का पूरा एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप का मेंबर है बेटा, थर्ड, या मेंडलीव के हिसाब से रोमन नंबर्स में 3b भी लिखा जाता है। आगे आइए सेकंड स्टेप पे चल। बाई चांस जो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया वो सपोज 95 हो, तो आप देखिए 95 इस रेंज में तो नहीं आ रहा है। तो अब आप लैंथेनाइड्स के बाद किसको चेक करेंगे बेटा, एक्टिनाइड्स को। एक्टिनाइड्स को चेक करें तो देखिए, इफ एटॉमिक नंबर इज बिटवीन 90 to 103, ये एक्टिनाइड्स का रेंज होता है।
और अगर ऐसा हुआ तो वो सारे एलिमेंट या ये सारे एटॉमिक नंबर्स किसको बिलोंग करेंगे बेटा? एक्टिनाइड्स को। एक्टिनाइड कौन सी सीरीज होती है बेटा? 5s सीरीज। अब देखिए, इसके लिए अगर आपको पीरियड, ग्रुप या ब्लॉक आइडेंटिफाई करना हो तो बेटा F के साथ ये जो नंबर 5 दिख रहा है ये n-2 है। n-2 का वैल्यू अगर 5 है तो n का वैल्यू क्या होगा बेटा? 7। तो पीरियड नंबर हो जाएगा 7। ग्रुप की अगर मैं बात करूं, देखिए ब्लॉक तो F ब्लॉक है ही, और F ब्लॉक के लिए ग्रुप नंबर फिक्स है। कौन सा ग्रुप होगा बेटा? 3rd, या फिर आप लिख सकते हैं रोमन में 3p। आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो स्टेप बनता है, बाई चांस जो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया वो सपोज 110 दिया। अब 110 ना तो इसमें आ रहा है ना इसमें आ रहा है। आप अगला स्टेप क्या ले रहे हैं? हम पहले लेक्चर से एक चीज पढ़ते आ रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 104 से लेकर एटॉमिक नंबर 118, ये जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं इनका ग्रुप नंबर कैसे पता चलता है? लास्ट 2 डिजिट्स देखकर। अब देखो, सेकंड वाला स्टेप आपने कौन से एटॉमिक नंबर पे खत्म करा? 1। तो अगले एटॉमिक नंबर से आपको स्टेप 3 चालू करनी। इज बीन 104 टू 118 ऑर्गेनाइजेशन तक आप जा रहे हैं, ठीक है? तो अगर ऐसा होता है तो ये सारे एटॉमिक नंबर कौन से पीरियड को बिलोंग करेंगे बेटा? 7। इनका पीरियड नंबर पक्का है 7 होगा। क्यों होगा 7? देखो 103 वाला एटॉमिक नंबर 7th पीरियड को बिलोंग कर रहा है, ये तो उससे ज्यादा वाली है, तो ये भी 7th को बिलोंग करेंगे। 8th पीरियड हो नहीं सकता क्योंकि अभी तक हमारे पीरियोडिक टेबल में 8th पीरियड इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। इसका ग्रुप कैसे पता चलेगा? तो ग्रुप पता चलेगा लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एटॉमिक नंबर से। इसके ब्लॉक की बात करें तो ब्लॉक आप आइडेंटिफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्रुप। जैसे मान लीजिए आपको एक बार ग्रुप पता चल गया तो ग्रुप क्या क्या आ सकता है? ग्रुप नंबर 1 2 आ सकता है, ग्रुप नंबर 3 से 12 आ सकता है, ग्रुप नंबर 13 से 18 आ सकता है। अगर ग्रुप नंबर 1 या 2 हुआ तो कौन सा ब्लॉक होगा बेटा? एस ब्लॉक। अगर ग्रुप नंबर जो आया वो 3 से 12 आया तो डी ब्लॉक होगा, और अगर ग्रुप नंबर 13 से 18 आया तो कौन सा ब्लॉक होगा? पी ब्लॉक होगा। अब एक सवाल उठता है मन में कि सर यहाँ पर एस ब्लॉक दिख रहा है, डी ब्लॉक दिख रहा है, पी ब्लॉक दिख रहा है, सर अगर एफ ब्लॉक आया तो क्या करेंगे? यहाँ तो आपने लिखा ही नहीं है। भाई एफ तो आप पहले ही चेक कर चुके हो, जब ये नहीं निकला तब तो आप इस पे आए हो, तो एफ तो पहले अगर होगा तो वो दिख ही जाएगा, है ना? आगे बढ़ जाते हैं। अब एक लास्ट इसमें और कंडीशन बनती है, वो ये कि अगर जो एटॉमिक नंबर आपको दिया गया बेटे वो इन तीनों में नहीं आ रहा। ऐसे बहुत सारे एटॉमिक नंबर हो सकते हैं जो इसमें इसमें और इसमें ना आए। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला एटॉमिक नंबर 48, तो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा। अब ऐसा एटॉमिक नंबर जो इन तीनों में नहीं आ रहा, उसके लिए क्या करना है? तो उसके लिए एक फॉर्मूला यूज होता है सीधा सीधा, और वो फॉर्मूला क्या होता है? Z, जो गिवन एटॉमिक नंबर है उसमें आपको 18 ऐड करना है। 18 क्यों ऐड करना है? 18 इज अ मैजिक नंबर। मैजिक नंबर होता है 2, 8, 18 और 32, तो उनमें से एक मैजिक नंबर लिया 18। Z माइनस 8 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी, नंबर मिलेगा। वो नंबर क्या होगा बेटा? ग्रुप नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 48। सुनेगा तो 48 आपने पहले इसमें चेक किया, स्टेप वाइज चलेंगे, इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, इस पे नहीं आ रहा, तो आप फॉर्मूले पे जाएंगे। 48 में आपको क्या ऐड करना है बेटा? 18। 48 में 18 ऐड किया तो कितना आ गया बेटा? 66। इसमें से माइनस क्या करना है? नेक्स्ट इनर्ट गैस। लेकिन नेक्स्ट इनर्ट गैस 66 के बाद वाली नहीं लेनी, एटॉमिक नंबर के बाद वाली लेनी है, ये बात ध्यान रखिए। तो एटॉमिक नंबर 48 के बाद वाली इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 54। तो 48 के बाद वाली इनर्ट गैस 54 है, तो आपने करा Z प्लस 18 माइनस इनर्ट गैस। आंसर कितना आ रहा है बेटा? 12। ये जो 12 आ रहा है, ये 12 आपको क्या बता देगा बेटा? ग्रुप बता देगा। आपको ग्रुप पता चल गया 12, तो ब्लॉक अपने आप पता चल जाएगा D, ठीक है? तो आपने ग्रुप निकाल लिया, ग्रुप से आपको ब्लॉक पता चल गया। सर ग्रुप और ब्लॉक निकल गया, मुझे पीरियड निकालना है, पीरियड कैसे निकालें वो समझ लो। आप एक बात बताइए, पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं बेटे, ठीक है, पीरियोडिक टेबल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर इनर्ट गैस कौन आती है? हीलियम, एटॉमिक नंबर 2। फिर आता है नियॉन, एटॉमिक नंबर 10। फिर आता है आर्गन, एटॉमिक नंबर 18। फिर आता है बेटा क्रिप्टॉन, एटॉमिक नंबर 36। फिर आता है ज़ेनॉन, एटॉमिक नंबर 54। फिर आता है रेडॉन, एटॉमिक नंबर 86। फिर आता है ऑर्गनेसन, एटॉमिक नंबर 118। सपोज ये आ गया। अब आप सोचिए जो 48 एटॉमिक नंबर आपको दिया, 48 के बाद वाली इनर्ट गैस ये है या नहीं है बेटा? है। अगर ये इनर्ट गैस जो है ये 48 के बाद वाली है, क्या 48 इसी पीरियड में पहले कहीं आता होगा या नहीं आता होगा? आता होगा। 48 यहां कहीं आता होगा, तभी तो उसके बाद यहां पर पहुंचेगा। तो क्या इसका पीरियड नंबर हमें पता है क्या? यस, 1 2 3 4 5। अगर जो एटॉमिक नंबर आपको क्वेश्चन में दिया है उसके बाद वाली इनर्ट गैस, उसके जस्ट बाद वाली इनर्ट गैस जिस पीरियड की है
उसी पीरियड का वो एटॉमिक नंबर भी होगा। जैसे आपको बोला एटॉमिक नंबर है 16, तो 16 के बाद वाले इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या है 18, और ये 18 कौन से पीरियड का एलिमेंट है थर्ड, तो ये भी उसी पीरियड का होगा, मतलब ये भी थर्ड पीरियड का होगा। इस तरह से आप क्या निकालेंगे बेटा, पीरियड नंबर निकालेंगे। और सुनिएगा, अभी मैंने आपको जो एटॉमिक नंबर दिया था वो दिया था 48, तो आपने सॉल्व किया, लेकिन एक बात समझिए, मैंने यहां बोला था आपको 18 इज अ मैजिक नंबर। क्या मैजिक नंबर सिर्फ 18 होता है या इसके अलावा भी होता है? इसके अलावा भी होता है। तो कई बार ये 18 वाला जो फॉर्मूला ये फेल हो जाएगा। फेल किस तरह से हो जाएगा, क्योंकि जब मैजिक नंबर किसी और का आ रहा होगा, जैसे 32 की बारी होगी या 8 की बारी होगी, तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कैसे पता चलेगा, इधर देखिए, बाई चांस मैंने आपको एटॉमिक नंबर दिया 55, अब आपने देखा कि 55 ना तो यहां आ रहा है, ना यहां आ रहा है, ना यहां आ रहा है, तो आप इस फॉर्मूले पे आ गए। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से आप क्या करोगे, 55 प्लस 18 माइनस 55 के बाद वाली इनर्ट गैस, 55 के बाद वाली इनर्ट गैस कौन होती है 86, तो आपने करा 86, इसको जब आप ऐड करोगे तो आएगा 73, और माइनस किया 86, तो आंसर आपका नेगेटिव आ जाएगा। जो नेगेटिव आंसर है ना, ये बता रहा है कि आपने जो मैजिक नंबर लिया वो छोटा मैजिक नंबर ले रखा है, आपको उससे बड़े मैजिक नंबर को लेने की जरूरत है। और अभी आपने जो मैजिक नंबर लिया था वो क्या लिया था 18, तो आप 18 से बड़ा मैजिक नंबर लेंगे, और 18 के बाद अगला मैजिक नंबर जो आता है वो क्या आता है बेटा 32। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 55 प्लस 32 हो जाएगा 87, और 87 में से नेक्स्ट इनर्ट गैस आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो अगर आंसर कभी नेगेटिव आता है, वो इस बात का इंडिकेशन होता है कि आपने वो जो 18 ले रखा है या जो भी मैजिक नंबर ले रखा है वो छोटा मैजिक नंबर है। इस केस में आपको बड़े मैजिक नंबर की जरूरत होती है। तो यहां लिख रहा हूं, इफ आंसर इज नेगेटिव देन यूज 32 इंस्टेड ऑफ 18, इंस्टेड ऑफ 18, 18 के बदले 32 यूज करना है। जब आप फॉर्मूला लिखेंगे तो फॉर्मूले में सिर्फ 18 के बदले 32 आ जाएगा, बाकी पूरा फॉर्मूला सेम रहेगा। एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट इनर्ट गैस, नेक्स्ट इनर्ट गैस, और इससे आपको ग्रुप नंबर पता चल जाएगा। तो ये रूल्स है। एक बात और समझ ले बेटा, अगर आपको सपोज कोई एटॉमिक नंबर मिला छोटा, जैसे छोटा कहने का मतलब क्या, 1 से लेकर 30 तक एटॉमिक नंबर, तो मुझे नहीं लगता कि 1 से 30 के लिए आपको ये सब करने की जरूरत हो, है ना। आपको उसके आंसर डायरेक्टली पता होने चाहिए, उनमें ये लगाना भी नहीं। क्यों, क्योंकि जब आप छोटे मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पीरियड के एटॉमिक नंबर्स की बात कर रहे होगे, तो वहां मैजिक नंबर ना तो 32 होगा ना 18 होगा, उनके लिए मैजिक नंबर 2 या 8 टाइप का होगा, तो वहां भी ये बात नहीं वैलिड होगी। पर मेरे हिसाब से 1 से 30 का अगर एटॉमिक नंबर आता है तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी को उसके लिए रूल्स लगाने की जरूरत है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कौन सा एलिमेंट 1 से लेकर 30 तक किस पीरियड को, किस ग्रुप को कहां बिलोंग करता होगा, है ना। अगर ये भी नहीं पता तो यकीन मानिए खेल खत्म है आपका, है ना। हाँ, तो फिर तसल्ली मत देना खुद को।
चलिए बेटा यहाँ पर ध्यान देंगे अब। ये जो सारे रूल्स अभी आपको लिखाए गए, वो रूल्स के बाद कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, ठीक है। इन क्वेश्चन को वन बाय वन डिस्कस करो, जिन्होंने सॉल्व कर लिया ठीक है, नहीं भी किया है तो ध्यान देते जाए, और लॉजिक है ना, आप स्टेप बाय स्टेप लगाते जाए कि क्या होना चाहिए। सबसे पहला काम हम लोग क्या कर रहे हैं, हम सभी का पीरियड नंबर आइडेंटिफाई कर ले रहे हैं, और सबका पीरियड नंबर किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जो अभी आपको इनर्ट गैस वाला तरीका बताया उससे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बताइए 69 के बाद आने वाले इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा, 86। 86 मतलब कौन सा इनर्ट गैस होगा बेटा, रेडॉन। और रेडॉन कौन से पीरियड में आता है बेटा, सिक्स्थ पीरियड में आता है, मतलब 69 भी इसी पीरियड में कहीं आता होगा। तो इसका मतलब है ये जो 69 आ रहा है ये कौन से पीरियड में आ रहा है बेटा, सिक्स में आ रहा है। 96 के बाद वाली इनर्ट गैस होती है 118, और 118 मतलब ऑर्गेनेशन, और ऑर्गेनेशन कौन से पीरियड में आता है बेटा, सेवन। तो ये भी सेवन पीरियड का मेंबर है। 114 के बाद भी 1180 आएगा, सेवन पीरियड। 17 क्लोरीन, कहानी पता होनी चाहिए कौन से पीरियड का है, थर्ड। और क्लोरीन के लिए क्या मैं ग्रुप लिख सकता हूं, यस 17 ग्रुप है हेलोजन, और ब्लॉक कौन सा होता है बेटा, पी ब्लॉक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 के बाद वाली इनर्ट गैस होती है 54। 54 जो इनर्ट गैस है वो फिफ्थ पीरियड की है, तो हमने पीरियड लिख दिया इसका फिफ्थ। और 55 के बाद जो इनर्ट गैस आती है वो आती है 86, और 86 कौन से पीरियड की बेटा, सिक्स पीरियड की। तो ये तो हमने पीरियड नंबर लिख दिया। अब इसको रूल से सॉल्व करते हैं वन बाय वन, देखिएगा। सबसे पहला रूल क्या लिखा था, आप लेंथेनाइट चेक करेंगे, एक्टिनाइट चेक करेंगे, फिर 104 से 118 चेक करेंगे, और फिर फॉर्मूला लगाएंगे जेड वाला। क्या ये 58 से 71 में आ रहा है या नहीं आ रहा है बेटा, आ रहा है। इसका मतलब ये लेंथेनाइट है, और लेंथेनाइट है तो कौन सा पीरियड का होगा, सिक्स। ब्लॉक कौन सा होगा, एफ। और सारे एफ ब्लॉक का ग्रुप कौन सा है, थर्ड। 96 क्या ये 58 से 71 में आ रहा है, नहीं। सेकंड स्टेप पे आइए, क्या ये 90 से 103 में आ रहा है, यस। इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का होगा, एफ। 5F सीरीज है, सेवन पीरियड है, और थर्ड ग्रुप होगा। 114 पे आइए, ना तो ये 58 से 71 में आ रहा है, ना ये 90 से 103 में आ रहा है, लेकिन क्या ये 104 से 118 में आ रहा है, यस। पीरियड हो गया सेवन। ग्रुप नंबर पता चल जाएगा लास्ट टू डिजिट से, 14 ग्रुप मतलब पी ब्लॉक। आगे बढ़ते हैं 48 देखिए। 48 ना तो स्टेप वन में आएगा, ना स्टेप टू में आएगा, ना स्टेप थ्री पे आएगा, आपको लगाना पड़ेगा फोर्थ वाला स्टेप, मतलब जेड प्लस 18 वाला। 48 प्लस 18 66, और 48 के बाद वाली इनर्ट गैस होती है 54। तो 66 माइनस 54 किया तो 12 आएगा बेटा, और 12 का मतलब है कौन सा ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक हो जाएगा। अगला देखिए 55। इसके लिए मैंने अभी आपको कहानी बताई थी, इसमें जब आप फॉर्मूला लगाओगे तो नेगेटिव में आंसर आएगा, तो आपको ये 32 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा इसके लिए। 55 प्लस 32 हो जाएगा 87, और 55 के बाद वाली इनर्ट गैस होती है 86। तो 87 माइनस 86 आंसर विल बी 1, मतलब ब्लॉक कौन सा आ जाएगा बेटा, एस ब्लॉक। तो ये इसके आंसर है, सोल्यूशन है।
चलो बेटा ना, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 2 मिनट के लिए। अब हम लोग सेकेंड टाइप के क्वेश्चन करने वाले हैं। इस सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे थे, कोई एटॉमिक नंबर आपको दिया हुआ था और उस एटॉमिक नंबर की मदद से हम उसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई कर रहे थे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या अराइज होता है, आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा किसी एलिमेंट की और बोलेगा कि ये कौन सा एलिमेंट है, कौन से पीरियड का है, कौन से ग्रुप का है, कौन से ब्लॉक का, ही आइडेंटिफाई करना होता है आपको। अब सपोज जब कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा तो इस पर आपका अप्रोच क्या रहने वाला है वो समझ रहे हैं। पहली चीज, इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं ना, ये बात समझना आपको जरूरी है। एक ही क्वेश्चन को, ये मैथमेटिकल चीजें हैं तो उसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो दूसरे तरीके हैं मैं उनके बारे में पहले आपको बता दूं कि उनमें दिक्कतें क्या हो सकती है अगर आप सॉल्व करने जाते हो। जब मान लीजिए एक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया, अब पहला तरीका क्या है कि मैंने आपको एक बात बोली थी कि किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाता है तो एस ब्लॉक का होगा, पी में जाता है तो पी ब्लॉक का होगा, डी में जाता है तो डी ब्लॉक का होगा, और एफ में जाता है तो एफ ब्लॉक का होगा। अभी आप इस कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, इस कॉन्फ़िगरेशन को देखकर आपको समझ में आना चाहिए कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस पे एंटर हो रहा है, 5p, मतलब ये पी ब्लॉक का है कॉन्फ़िगरेशन, पता है हमें, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार क्या होगा बेटा, एग्जाम में एग्जामिनर चाहे तो क्या कर सकता है आपके साथ, वो समझ, वो इसको पीछे लिख दे, इसको आगे लिख दे, ऐसे कॉन्फ़िगरेशन को शफल करके दे दे भाई चांस सबको, और शफल करके दे दिया तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है इसकी आपको भनक भी नहीं रख पाएंगे। और इसलिए आप डायरेक्ट लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां गया है, यहां पर जो दिख रहा होगा हमेशा वही हो, ये जरूरी नहीं है, खासकर डी और एफ के केस में, क्योंकि डी और एफ के केस में इलेक्ट्रॉन कहीं भी कभी भी फिल हो जाते हैं, और इसीलिए आपको कभी भी लास्ट इलेक्ट्रॉन जो दिखाया गया है कॉन्फ़िगरेशन में उसको देख के समझना नहीं है कि वहीं पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा। जैसे मैं अगर एग्जांपल की बात करूं तो बाई चांस मैं एक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा आर्गन, फिर मैंने लिख दिया 4s2, फिर मैंने लिख दिया 3d10, फिर मैंने लिख दिया बेटा सपोज 4p6, फिर लिख दिया 5s2, फिर लिख दिया 4d10, फिर मैंने लिख दिया 5p6। अब इसके बाद मैंने लिखा 6s2, 4f1 और 5d1। समझ ही नहीं आएगा आपको कि लास्ट इलेक्ट्रॉन यहां गया कि यहां गया, क्योंकि मैं हो सकता है डी पहले लिख दूं, हो सकता है एफ बाद में लिख दूं, हो सकता है 4f यहां लिख दूं, हो सकता है 5d में यहां कहीं पे बीच में लिख दूं, तो आपको समझने में कई बार दिक्कतें आ सकती है। इसीलिए आप ऐसे डायरेक्टली नहीं देखेंगे कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पर एंटर हुआ है और कहां पर एंटर नहीं हुआ। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा क्या तरीका होता है वो समझिए। दूसरा तरीका ये बोलता है कि कुछ बच्चे ऐसा बोलते हैं कि सर ये जितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं हम इसको ऐड कर दें, और ऐड कर दें तो हमें एटॉमिक नंबर मिल जाएगा, और एटॉमिक नंबर अगर मिल जाएगा तो एटॉमिक नंबर से कैसे सॉल्व करना वो हम लोग पढ़ ही चुके हैं कि भाई पहले लेंथेनाइट चेक कर ले, फिर एक्टिनाइट चेक कर ले, फिर 104 से 118 चेक कर ले, तो सर वैसे सॉल्व कर ले, बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें भी एक दिक्कत है कि एग्जामिनर ने अगर कोई सी कॉन्फ़िगरेशन हाइड कर दी जो काम की नहीं है, इररिलेवेंट है उस क्वेश्चन के लिए, फिर खेल हो जाएगा आपके साथ। मान लो ये कॉन्फ़िगरेशन दी गई, अभी मुझे पता है कि मैंने 5p का लास्ट इलेक्ट्रॉन, और इस कॉन्फ़िगरेशन में डी से मुझे कोई लेना देना है ही नहीं, जब मैं सॉल्व करूंगा तो डी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब अगर यहाँ 4d10 होता तो आप काउंटिंग करते तो काउंटिंग अलग आती, और मैंने अगर इररिलेवेंट कॉन्फ़िगरेशन छुपा दिया, 4d छुपा दिया, तो आंसर जब हम सेट ऑफ रूल से सॉल्व करेंगे तब तो अभी भी सही आएगा, भले 4d गायब हो। लेकिन अगर आप एटॉमिक नंबर अब काउंट करोगे तो अब एटॉमिक नंबर 10 कम आएगा, और इसकी वजह से आपका एलिमेंट जो है वो बदल जाएगा जो आप सॉल्व करना चाहेंगे उसके अकॉर्डिंगली। इसीलिए एग्जाम में कोई दुर्घटना ना घटे, इसीलिए हम पूरा सेट ऑफ रूल से सॉल्व करेंगे। आपको डायरेक्टली सॉल्व करना है आप कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में दुर्घटना की जिम्मेदारी आपकी होगी, उसके लिए मेरा कोई रोल नहीं होगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ सेट ऑफ रूल से आपको सॉल्व करना है अगर सही तक जाना है तो, क्योंकि बीच में कॉन्फ़िगरेशन में खेल हमेशा खेला जा सकता है। अगर वो आपको पहचान में आ गया तो हो सकता है आप सही कर दें, लेकिन एग्जाम में दिमाग हर बार चले ना चले उसकी कोई गारंटी नहीं, इसलिए ऐसे स्टेप से जाइए जिससे कम से कम गलत तो नहीं हो, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आइए यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इस कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। अब इस कॉन्फ़िगरेशन समझिएगा कैसे क्या करना है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या बोला गया, रीअरेंज द गिवन कॉन्फ़िगरेशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ शेल नंबर। मतलब जो भी शेल नंबर आपको दिख रहा है उस कॉन्फ़िगरेशन में देखिए कौन कौन से शेल दिख रहा है, एक तो थर्ड दिख रहा है, एक फोर्थ दिख रहा है और एक फिफ्थ शेल दिख रहा है। उनको इंक्रीजिंग शेल नंबर के हिसाब से अरेंज करना है। इंक्रीजिंग शेल नंबर के हिसाब से अरेंज करने का मतलब क्या है कि सारे 4 वाले एक साथ, सारे 5 वाले एक साथ, इस तरह से आपको अरेंज करना है कि 3 वाले एक साथ, 4 वाले एक साथ और 5 वाले एक साथ। अब देखिए ये जो हाईएस्ट शेल नंबर है इसको क्या बोला जाएगा, n। 4 वाले का मतलब क्या हो गया बेटा, 5 अगर हाईएस्ट शेल है तो 4 क्या हो जाएगा, पेनल्टीमेट n-1, और ये क्या हो जाएगा बेटा, प्री पेनल्टीमेट n-2।
अब इससे क्या फायदा हुआ सर? इससे ये फायदा हुआ कि आपको जो मैक्सिमम शेल नंबर दिख रहा है एन, वो आपका क्या हो जाएगा बेटा? पीरियड नंबर हो जाएगा, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल या एन होता है। तो आपको यहाँ पर एन दिख रहा है और एन का वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 5। तो हम बोल देंगे कि इसका पीरियड नंबर कौन सा हो गया बेटा? 5। चलिए, और ब्लॉक पता करना है। पीरियड हमेशा पहले स्टेप पे ही आपको दिख जाएगा। जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन रीअरेंज करेंगे, आप पीरियड नंबर देख सकते हैं, या इवन बिना रीअरेंज करे भी आप हाईएस्ट शेल नंबर देख लो, जो हाईएस्ट शेल नंबर है वही पीरियड नंबर होगा। अब आइए ग्रुप और ब्लॉक में। ग्रुप और ब्लॉक्स में हम सबसे पहले जिस ब्लॉक को आइडेंटिफाई करेंगे वो कौन सा ब्लॉक होगा बेटा? पी और एस, दो को पहले आइडेंटिफाई करेंगे। सर एस और पी को क्यों पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जबकि हमने एटॉमिक नंबर में तो पहले लैंथेनाइड और एक्टिनाइड आइडेंटिफाई किया था? यहां एस और पी क्यों आइडेंटिफाई करें? वहां हम एटॉमिक नंबर के साथ खेल रहे थे, यहां हम कॉन्फ़िगरेशन के साथ खेल रहे हैं। एस और पी ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शंस नहीं होते, पहले हम उन्हीं को आइडेंटिफाई करेंगे, और डी और एफ पे हम तब जाना चाहेंगे जब हमें पता चल जाएगा कि अब तो पक्का है कि एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन से ही हमारा पाला पड़ने वाला है। अदरवाइज हम लोग पहले एस और पी को चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर कोई नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है तो एस और पी में होकर उसको आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान होता है। डी और एफ में कई सारी ऐसी कॉन्फ़िगरेशंस आएंगी जिनमें एक्सेप्शंस होगा, और इसलिए हम एक्सेप्शन से बाद में डील करना चाह रहे हैं, ताकि हमें अगर नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है तो पहले दिख जाए। आइए सबसे पहले हम लोग जो ब्लॉक चेक करेंगे बेटा, वो कौन सा ब्लॉक होगा? पी ब्लॉक। अब पी ब्लॉक को चेक करने की कहानी समझिए, इसका रीजन समझिए। मैंने आपको पहले ही बताया हुआ बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है तो फिलिंग का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है, याद करिए। और अगर ये फिलिंग का ऑर्डर होता है तो हमें अगर पी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करना है तो पी ब्लॉक का आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? जब आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे हो और इलेक्ट्रॉन फिल होते होते एनपी में इलेक्ट्रॉन आ जाए, एनपी में इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या हुआ? कि वो लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है, या एफ में जा रहा है, या डी में जा रहा है, या पी में जा रहा है बेटा? पी में। क्योंकि वो सब फिल होने के बाद ही इलेक्ट्रॉन पी में आ सकता है। तो अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन आया है मतलब वो सब फिल होने के बाद ही पी में आया, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है तो वो मेंबर कौन से ब्लॉक का कहलाया जाएगा बेटा? पी ब्लॉक का मेंबर कहलाएगा। तो आप ये समझिए कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है तो वो मेंबर कौन से ब्लॉक का कहलाएगा बेटा? पी ब्लॉक का मेंबर कहला रहा होगा। अब सुनिए कैसे चेक करें, यहां पर देखिएगा, कॉन्फ़िगरेशन को देखिए जरा ध्यान से। आपने कॉन्फ़िगरेशन को रीअरेंज कर दिया हाईएस्ट शेल नंबर के आगे बेटा 5, मतलब शेल नंबर हो गया 5, पीरियड नंबर हो गया 5। अब आप बताओ क्या एनपी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या एब्सेंट है बेटा? प्रेजेंट है। अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पक्का है कि वो मेंबर कौन से ब्लॉक का होगा? पी ब्लॉक का होगा। तो हमें यह पता चल गया कि ये जो आप कौन से ब्लॉक का मेंबर है बेटा? पी ब्लॉक का। और अगर मेंबर पी ब्लॉक का है तो बेटा अब आपने पीरियड निकाल लिया, ब्लॉक निकाल लिया, अब आपको क्या चाहिए? ग्रुप नंबर चाहिए। पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे? 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन करके। 12 प्लस एनपी इलेक्ट्रॉन क्यों किया? क्योंकि पी ब्लॉक की शुरुआत होती है ग्रुप नंबर 13 से, तो उससे पहले 12 ग्रुप आ चुके होंगे, तो वो 12 हमने लिया, और पी में या तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा या ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 12 प्लस 1 किया तो 13, और 12 प्लस 6 किया तो 18 तक आप चल करते। 12 तो आपको लेना ही है, प्लस एन पी इलेक्ट्रॉन। एनपी में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 5, मतलब इसका ग्रुप नंबर कौन सा आ गया? 17 आ गया। अब ग्रुप नंबर 17 आ गया, अगला क्वेश्चन क्या होगा? अगला क्वेश्चन होगा इस एलिमेंट को पहचाने, कौन सा एलिमेंट है ये? आयोडीन। कौन सा एलिमेंट है ये? आयोडीन। ये इसीलिए बताया जा रहा है आपको क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपने अगर ये क्वेश्चन सुन रखा है कि भाई इससे ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो कम से कम एग्जाम में ब्लैंक तो नहीं होगे कि भैया क्या पूछ लिया ये, है ना? तो अपने को पता होने चाहिए क्वेश्चन क्या क्या फ्रेम हो सकता है। आप देखिए 17 ग्रुप, 17 ग्रुप मतलब हेलोजेंस की बात कर रहा है बेटा, और हेलोजेंस के मेंबर्स हम लोग जानते हैं। पहला डैश होता है, फिर कल, बाहर, आई, आंटी, टेनिसी, ये आपको बताया था। अब वो देखिए फिफ्थ पीरियड तक जाना है आपको। फिफ्थ पीरियड तक जाना है तो बेटा ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड पीरियड है, ये थर्ड पीरियड है, ये फोर्थ पीरियड है, और ये फिफ्थ पीरियड है। मतलब आपसे जो एलिमेंट यहां पर दिखाया के पूछा गया है, ये एलिमेंट कौन सा होगा? आयोडीन होगा। इसका एटॉमिक नंबर पूछा जा सकता है, तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 53, क्योंकि इसके बाद वाली इनर्ट गैस होती है 54, तो 54 से जस्ट पहले कौन आ रहा होगा? 53। और सुनिएगा अगला क्वेश्चन इसी पे क्या अराइज कर सकता है? वो क्वेश्चन ये आ सकता है कि आपको बोल देता क्वेश्चन में कि ये जो एलिमेंट है ये ए है, तो इससे इधर पूछता कि बी को पहचानो,
इधर बोल देता सी को पहचानो, इधर बोल देता डी को पहचानो, इधर बोल देता ई को पहचानो, तब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या खेल खेला जा रहा है आपके साथ। एक आइडेंटिफाई हो गया, तो इससे पहले अगर ये 53 है तो इससे पहले कौन होगा 52, यहाँ कौन होगा 54, और इसके नीचे कौन होगा, आयोडीन से नीचे कौन आता है, आंटी। तो वो अपने को समझ में आना चाहिए। तो इस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, क्वेश्चन मैं करा दूंगा अभी आपको। पहले हम लोग आइडेंटिफिकेशन वाले कहानी को पूरा समझ लेते हैं। अब देखिए, हमने अभी तक जो रूल पढ़ा वो पढ़ लिया, स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2, मतलब पी ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने तक की कहानी हमने समझ ली। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या बना, सपोज ऐसा बना, आर्गन 4s2 3d10 4p या 5s2, सपोज ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया। ध्यान सुनना, पहला काम आपको हमेशा कॉन्फ़िगरेशन मिलते ही क्या करना है बेटा, रीअरेंज करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले आप रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करने पर जो शेल नंबर आपको दिख रहा है, एक तो थर्ड शेल दिख रहा है बेटे, एक तो फोर्थ शेल दिख रहा है, और एक फिफ्थ शेल दिख रहा है। हमने इसको रीअरेंज किया। रीअरेंज करने पर आप देखिए, ये हाईएस्ट शेल नंबर क्या हो गया, n, ये वाला शेल क्या हो गया बेटा n-1, और ये वाला शेल क्या हो गया बेटा n-2। अब सुने, सबसे पहले जिस चीज को आपको आइडेंटिफाई करना है वो है पीरियड नंबर। क्या मैक्सिमम शेल नंबर 5 दिख रहा है या नहीं दिख रहा बेटा, दिख रहा है। इसका मतलब पीरियड नंबर क्या हो गया, 5th। अब आपको ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले हम कौन सा ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं, पी ब्लॉक। पहले क्या आइडेंटिफाई करते हैं, पी ब्लॉक। स्टेप बाय स्टेप चलिए, पी को आइडेंटिफाई करना है। पी को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, एनपी इलेक्ट्रॉन देखने, क्या आउटर मोस्ट पी में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये पी ब्लॉक का मेंबर नहीं होगा। अब आप यहां तक पहुंच गए कि एनपी में इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर एनपी में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो पी ब्लॉक का नहीं होगा। अगर पी ब्लॉक का नहीं होगा तो या तो एस ब्लॉक का होगा, या तो डी ब्लॉक का होगा, या तो एफ ब्लॉक का होगा। अब सुनिए, जब हम अभी ये मैंने रूल लिखा था आपके सामने ऐसा वाला, n-1 डी, n-2 एफ और np। पी आपने चेक कर लिया, पी तो नहीं है। अगर पी नहीं है तो इन तीनों में से कोई होगा, और इन तीनों में से पहले किसको चेक करेंगे, यही सीक्वेंस रहेगा। पहले आप एस को चेक करोगे, फिर आप एफ को चेक करोगे, फिर आप डी को चेक करोगे। पहले आप एस को चेक करोगे, फिर आप एफ को चेक करोगे, फिर आप डी को चेक करोगे। अब सोचिए, अगर हमने पी तो चेक कर लिया कि एनपी नहीं है, मतलब ये पी ब्लॉक का नहीं होगा। अब अगर पी ब्लॉक का नहीं होगा तो करूंगा एस को। अब एस की कहानी क्या, लास्ट क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था, अल्कलाइन अर्थ मेटल वाला लिखाई थी। एस ब्लॉक का मेंबर होने के लिए NS1 या 2 होना चाहिए। हिंदी में लिखा था NS1 या 2 होना चाहिए, साथ ही साथ N-1D, N-2F और NP खाली होना चाहिए। भैया NP तो पहले ही खाली हो चुका, वही तो हमने चेक कर लिया, NP इज एब्सेंट, तभी तो हम आगे बढ़े। अच्छा, एस ब्लॉक अगर हम चेक कर रहे हैं तो एस ब्लॉक होने के लिए क्या होना चाहिए, NP खाली होना चाहिए, बिल्कुल सही है। साथ ही साथ NS में 1 या 2 होना चाहिए, है। साथ ही साथ N-1 का D खाली होना चाहिए, सही है। साथ ही साथ N-2 का F खाली होना चाहिए। क्या सारी शर्तें पूरी कर रहा है? कौन से ब्लॉक का मेंबर होगा, एस ब्लॉक का मेंबर होगा। अगर एस ब्लॉक का मेंबर है बेटा तो ग्रुप नंबर कैसे निकालोगे, ग्रुप नंबर निकालेंगे नंबर ऑफ NS इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एस का ग्रुप नंबर या तो 1 होता है या 2 होता है, वो कॉन्फ़िगरेशन से ही दिख जाएगा। अगर ये एस ब्लॉक का मेंबर है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन NS2 लिखा है, NS2 लिखने का मतलब है 2 इसका ग्रुप नंबर आ जाएगा। ग्रुप नंबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सेकंड ग्रुप आ जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, आर्गन 4s2 3d10 4p6, फिर दिया गया बेटा 5s2, फिर दिया गया 4d10, फिर दिया गया 5p6, फिर दिया गया 6s2, फिर सपोज दिया गया 4f14 और फिर दिया गया 5d1। सपोज ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को आपको सबसे पहले क्या करना है, रीअरेंज करना। स्टेप बाय स्टेप समझते जाएगा। रीअरेंज करना है। रीअरेंज किया तो भैया शेल नंबर यहां पर 3 से लेकर 6 तक दिख रहे हैं, तो 3d10 4s2 4p6 4d10 4f14 ये दिख रहा है। साथ ही साथ 5 में जाइए तो 5s2 5p6 और 5d1 दिख रहा है, और साथ में 6s2 दिख रहा है। ये कॉन्फ़िगरेशन आपको दिख रहा है। रीअरेंज कर दिया भैया, हाईएस्ट शेल नंबर ये हो गया, इसके बाद ये गया N-1 और ये क्या हो गया बेटा N-2 और ये क्या हो गया N-3, पर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी N-3 की कहीं पे भी, इसलिए हम शो नहीं कर रहे। आइए, क्या
हाईएस्ट शेल नंबर आपको 6 देखने को मिल रहा है बेटा, यस, इसका मतलब है पीरियड नंबर हो गया 6। अब आपको क्या पता लगाना है, ग्रुप और ब्लॉक। अच्छा, ग्रुप और ब्लॉक अगर पता लगाना है तो सबसे पहले कौन सा ब्लॉक पता लगाते हैं, पी ब्लॉक। पी ब्लॉक की कहानी देखिए, एनपी इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, नहीं, मतलब ये पी ब्लॉक नहीं होगा। अच्छा, पी नहीं है तो फिर क्या पता लगाएंगे, एस एफ डी। एस एफ डी, आप एस चेक करिए, एस की शर्त क्या बोलती है, एनएस में 1 या 2 होना चाहिए है, n-1 का डी खाली होना चाहिए, खाली नहीं है, मतलब ये एस ब्लॉक नहीं हो। अच्छा, बाय चांस ऐसा होता है, आगे सुनिए, और भी कहानी बन सकती थी, वो भी देख लेते हैं। एस ब्लॉक होने के लिए एनएस में 1 या 2 होना चाहिए है, n-1d खाली होना चाहिए, सही है, लेकिन n-2f भी खाली होना चाहिए था, तो ये अभी भी एस ब्लॉक का तो मेंबर नहीं है। अब मैं वापस आ जाता हूं पुराने कॉन्फ़िगरेशन में, अगर ये एस नहीं है, पी नहीं है, एस नहीं है, तो पहले एफ चेक करेंगे। एफ चेक करना है तो एफ की शर्त क्या बोलती है, एफ की शर्त ये बोलती है कि आपको एफ का जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखना है, और एफ का यही जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है। अच्छा, एफ ब्लॉक होने के लिए क्या होना चाहिए, देखिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन याद भी होनी चाहिए आपको अब तक तो देखिए, एफ ब्लॉक होने के लिए NS2 होना चाहिए, सही है, n-1 का डी 0 या 1 होना चाहिए, सही है, लेकिन साथ ही साथ n-2 के एफ में 1 से लेकर 14 तक होना चाहिए, सही है, मतलब ये एफ ब्लॉक की कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो कर रहा है, और इसीलिए ये एफ ब्लॉक का मेंबर होगा। और अगर एफ ब्लॉक का मेंबर है तो आज ही बात करिए, एक ही ग्रुप होता है एफ ब्लॉक का, कौन सा ग्रुप होता है, अच्छा, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो यहां तक हमने डिस्कस कर लिया। अब एक लास्ट क्वेश्चन और बना लेते हैं इसमें, सपोज डी ब्लॉक का क्वेश्चन आपसे पूछ ले तो क्या क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, किस तरह से फ्रेम हो सकता है, वो भी देख लेते हैं। सपोज आपको एक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, आर्गन 4s2 3d10 4p6, फिर दिया गया बेटा 5s2, फिर दिया गया 4d10, और फिर दिया गया 5p6, और दे दिया 6s2, और साथ में दे दिया आपको 5d10। सपोज ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, ठीक है। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देखें जरा ध्यान से, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, या किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब एक बात समझे, 5d10 को भी मैं हटा देता हूं, मैं अभी है ना 5d1 लिख देता हूं, चलो आपके सामने, सपोज इमेजिन करिए इसको, ये कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखी गई। अब इस कॉन्फ़िगरेशन को देख के समझना है आपको कि ये कौन से ब्लॉक का मेंबर होगा, नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात, आपने कॉन्फ़िगरेशन को क्या करना है, रीअरेंज करना है। रीअरेंज किया तो क्या रीअरेंज हो जाएगा, आर्गन, फिर साथ में 3d10, फिर 4s2 4p6 4d10 आ गया, फिर साथ में 5s2 5p6 आ गया, और साथ में क्या आ गया बेटा 6s2। ये शेल नंबर n हो गया, ये शेल नंबर n-1 हो गया, ये शेल नंबर n-2 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हाईएस्ट शेल नंबर आपको क्या दिख रहा है बेटा, n, तो पीरियड नंबर तो क्या हो गया 6। अब आपको ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करना है। आप सबसे पहले कौन सा ब्लॉक आइडेंटिफाई करते हैं, पी ब्लॉक। क्या एनपी में इलेक्ट्रॉन है या नहीं है, नहीं है, मतलब ये पी ब्लॉक नहीं होगा। फिर क्या चेक करेंगे, एस ब्लॉक, NS1 या 2 है, लेकिन n-1d खाली नहीं, मतलब ये एस ब्लॉक भी नहीं होगा। फिर आप क्या चेक करेंगे, एफ ब्लॉक, एफ का तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, एफ का तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब ये एफ ब्लॉक भी नहीं होगा। फिर ये कौन सा ब्लॉक बचा, डी ब्लॉक बचा, तो आपने मेंबर लिख दिया डी ब्लॉक। और अगर डी ब्लॉक का मेंबर है तो ग्रुप नंबर कैसे निकालते हैं, कल ही हमने एक क्वेश्चन किया था एटॉमिक नंबर 106 वाला। उस 106 में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था कि ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ एनएस इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ n-1d इलेक्ट्रॉन। यही फॉर्मूला हम लगा रहे हैं। एनएस के इलेक्ट्रॉन देखिए 2 और n-1d के इलेक्ट्रॉन देखिए 1, तो 2 + 1 मतलब इसका ग्रुप नंबर कौन सा आ रहा है बेटा, थर्ड। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर कोई कॉन्फ़िगरेशन आती है। नोट करें से, आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 कॉन्फ़िगरेशन अभी हम पढ़ेंगे जो इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। एक हीलियम, हीलियम कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से एस ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए, लेकिन जाता कौन से ब्लॉक पे, पी ब्लॉक, वो फॉलो नहीं करेगा। एक थोरियम, थलाइवा, थलाइवा में एफ में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, फिर भी उसको एफ ब्लॉक का मेंबर माना था। और एक पैलेडियम S0, उसकी वजह से उसका आउटर मोस्ट शेल बदल जाएगा। तो वो वाले 3 एलिमेंट्स अभी हम देखेंगे, बाकी उसके अलावा हर एलिमेंट ये रूल फॉलो करना होगा।
लिख लिया तो पढ़ते रहो, जो लिख लिया, समय बर्बाद ना करें, एक एक मिनट कीमती आपका बेटा। कॉन्फ़िगरेशन याद कर लें, एलिमेंट्स याद कर लें, एटॉमिक नंबर याद कर लें, कुछ भी याद करें, पी ब्लॉक के जो पॉइंट्स लिखाए थे उनको रिवाइज कर लें, कल टेस्ट है उसका कुछ रिवीजन कर ले बैठे बैठे, दिमाग में जो याद आ रहा हो, कल थोड़ी आएगा, कुछ और तो आ रहा होगा, उसी को दिमाग में घुमा लो, जब तक फॉर्मूले याद कर लो कुछ। क्या बेटा 4D गायब कर दिया? कौन सा वाला 4D? क्वेश्चन नंबर 1 में 4D गायब कर दिया, हाँ तो बोलो। कोई फर्क नहीं पड़ता, एनपी में तो इलेक्ट्रॉन है ना, पी ब्लॉक है, खत्म। एनपी इलेक्ट्रॉन है मतलब पी ब्लॉक होगा, ये कंफर्म है। और वो 4D गायब करे, अंदर का कुछ भी गायब करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एटॉमिक नंबर जोड़ के कर रहे हो तो फिर एटॉमिक नंबर 53 के बदले 43 आ जाएगा, फिर आप गड़बड़ कर सकते हो। इसलिए मैंने बोला कि रूल से सॉल्व करें, ठीक है, भले 10-15 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, इसमें कोई टाइम ज्यादा लगना नहीं वैसे, है ना 30 सेकंड के अंदर आराम से आप सॉल्व कर सकते हो अगर प्रैक्टिस है। सबसे पहले रीअरेंज करना है, आउटर मोस्ट पी है या नहीं है, बस इतना ही देखना है तो पी ब्लॉक है, वरना फिर आप एस डी एफ आराम से पहचान सकते हैं। लेकिन अगर आप बीच में से है ना डायरेक्ट एटॉमिक नंबर ऐड करके या कॉन्फ़िगरेशन गायब वाले केसेस के हिसाब से करेंगे तो हो सकता है कि दिक्कत आ जाए, इसीलिए रूल्स को फॉलो करें, ज्यादा बेटर है। चलो बेटा ना, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन वाले जो क्वेश्चंस अभी आपके सामने 4 लिखे थे, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। मैंने अभी आपको बोला था एबीसीडी टाइप के एलिमेंट्स पहचाने क्वेश्चन आ सकता है। आपको एक क्वेश्चन दिया कि एक एलिमेंट ए है जो कि यहाँ पर शो कर रखा है ना, ए का कॉन्फ़िगरेशन आपको दे रखा है। अब ए का कॉन्फ़िगरेशन देकर आपसे पूछा है कि बी सी डी ई एफ ये जो भी है एलिमेंट्स, इनको आपको आइडेंटिफाई करना है इन द गिवन पार्ट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपको ये जो छोटा सा हिस्सा बना के दिया गया है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा हिस्सा निकाल के आपको दे दिया, ऐसा समझिए जो पूरा पीरियोडिक टेबल है उसमें से एक पार्ट निकाल के आपको दिखा दिया। तो ये पीरियोडिक टेबल ही एक तरह का, बस उसका एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखा रखा है। अब हम सोचिए ए की इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, क्या ए की मदद से आप आसपास वाले एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, 2 मिनट में आप इसको सॉल्व करें। 2 मिनट इसलिए दे रहा हूं क्योंकि चीजें ज्यादा आइडेंटिफाई करनी है, पर 2 मिनट से ज्यादा अगर लग रहा तो खत्म है, ठीक है, फटाफट सॉल्व करें। उधर वाले क्वेश्चन बाद में सॉल्व करना, पहले ये सॉल्व। अप्रोच करें, दिमाग लगाएं, है ना, नहीं आ रहा तो भी सोचिए क्या करना है। ए आइडेंटिफाई करना है, उसके आजू बाजू क्या होगा, ऊपर नीचे क्या होगा, वो सब आइडेंटिफाई करने की कोशिश करिए।
क्योंकि जब तक दिमाग लगाएंगे नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आते से छोड़ने से कोई मतलब नहीं होता, हमेशा आपको अप्रोच करना ही पड़ेगा, बिना अप्रोच करे आप सीख नहीं सकते। ए आइडेंटिफाई हो गया, सिंपल है। ए कौन होगा? बेरियम, है ना। बेरियम का एटॉमिक नंबर है 56। चलिए बाकी उसके आसपास वाले आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। चलो बेटा, है ना, यहाँ पर ध्यान देंगे हम। सबसे पहले जिन्होंने सॉल्व कर लिया है, ठीक है, चेक करते जाइए, एक बार वेरीफाई करते जाइए। जिन्होंने एक दो निकाल लिया तो भी आप चेक करते जाइए अप्रोच आपका सही है या नहीं। सबसे पहले ए का इन्फॉर्मेशन आपको दे रखा बेटा, तो ए दे रखा है जेनॉन 6s2, मतलब ये है 54 + 2 कितना हो गया बेटा? 56। आपको पता चल गया जेनॉन है, सॉरी बेरियम है, बेरियम पता चल गया बेटा। तो अब आप ये बताइए, अगर ये 56 है, बेरियम कौन से ग्रुप का मेंबर होता है बेटा? एस ब्लॉक के सेकेंड ग्रुप का। तो क्या इससे पहले पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है। अगर ये 56 है तो बताइए इससे पहले वाला एटॉमिक नंबर क्या होगा? 55। अब 55 कौन है ये आपको पता होना चाहिए कि भाई होता है सीजियम। आइए, अगर ये 56 है तो आप बताओ इसके ऊपर पीरियड में कौन होगा? स्ट्रॉन्शियम। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप, है ना। तो यहाँ पर स्कूटर आ रहा होगा 38, कौन आ रहा होगा? स्ट्रॉन्शियम। ये हमें पता चलना चाहिए। अब अगर ये 56 है तो इसके बाद वाला एटॉमिक नंबर क्या आएगा? 57। 57 कौन है बेटा? लैंथेनम। अच्छा, इससे ऊपर भी अगर बोलता तो क्या आएगा? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी। एसी का एटॉमिक नंबर क्या है बेटा? 89। अब बताइए अगर ये 57 है तो ये कितना होगा बेटा? नहीं होगा। बस यही खेल था इस क्वेश्चन में, हाफ नियम। क्योंकि 57 के बाद के 14 एलिमेंट्स तो अगर ये पीरियोडिक टेबल का हिस्सा है तो वो तो यहां कहीं पर फिल हुए होंगे। ये ध्यान होना चाहिए कि पीरियोडिक टेबल में 57 के बाद कौन आएगा बेटा? 72 या 89 के बाद या 90 नहीं आएगा। 89 के बाद कौन आएगा? 104 आएगा सीधे, है ना। तो इस तरह की बात ध्यान रखिएगा, इसलिए क्वेश्चन करा दिया। चले आगे बात करते हैं। ये तो आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया। और क्या क्वेश्चन इसमें फ्रेम कर सकता है? इसमें बोल सकता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू या फॉल्स अबाउट ए बी सी डी, इस तरह का ऐसा बोल देगा। अगर ये एलिमेंट कौन सा था? बी था, तो 14 एलिमेंट्स या 14 एटॉमिक नंबर्स कमिंग जस्ट आफ्टर बी आर नोन एज लैंथेनाइट, ट्रू या फॉल्स? तो ट्रू, इस तरह की बात करेगा। फिर आपसे पूछ सकता है ये जो सीजियम है, मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल्स आपको बताए तो उनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन मेटल है, कौन मेटलॉइड है, कौन नॉन मेटल है, कौन किस ब्लॉक को बिलोंग करता है। एलिमेंट सी बिलोंग्स टू एफ ब्लॉक, एलिमेंट सी इज अ मेंबर ऑफ 6th पीरियड, 7th पीरियड, सेकंड ग्रुप, 4th ग्रुप, 5th ग्रुप। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनाए जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपको बोला था कि 3 कॉन्फ़िगरेशंस ऐसी आएंगी बेटे जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे होंगे। तो हम लोग यहां पर नोट बना रहे हैं और नोट में हम लोग लिख रहे हैं कॉन्फ़िगरेशंस दैट डू नॉट फॉलो, कॉन्फ़िगरेशन दैट डू नॉट फॉलो अबव रूल्स। अबव रूल्स मतलब ये जो कॉन्फ़िगरेशन वाले रूल्स दिखाए गए उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसमें से सबसे पहला जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा बेटा वो आएगा हीलियम का। हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 होता है। और इस 1s2 के हिसाब से अगर आप इसका पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक आइडेंटिफाई करते जाएं तो मेरे हिसाब से इसके आंसर सबको पता ही होते हैं, तो इसमें कुछ ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। पीरियड कौन सा होता है बेटा? इसका फर्स्ट। ग्रुप कौन सा होता है बेटा? 18। और ब्लॉक कौन सा होता है? पी ब्लॉक। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत यह है कि अगर आप इसको रूल्स के हिसाब से देखें तो लास्ट इलेक्ट्रॉन तो एस में जा रहा है, तो ये एस ब्लॉक का मेंबर होना चाहिए, लेकिन इसको पोजीशन कहां किया गया है? पी ब्लॉक में। ये मैं पहले भी आपको बोल चुका हूं। आगे आते हैं, सेकंड कॉन्फ़िगरेशन की तरफ चल रहे हैं। सेकंड कॉन्फ़िगरेशन आती है पैलेडियम। पैलेडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 46 और इसका कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा जाता है वो लिखा जाता है क्रिप्टॉन 5s0 4d10। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है, ध्यान सुनना।
इसके कॉन्फ़िगरेशन में क्या दिक्कत आएगी जब आपको ये कॉन्फ़िगरेशन दिया जाएगा। अब कॉन्फ़िगरेशन एग्जामिनर क्या देगा वो डिपेंड करेगा कि उसको आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाना है या नहीं करवाना। ध्यान सुनिएगा, सारा खेल इसी का होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करवाना है बच्चे से कि नहीं कराना। जैसे ऊपर से बोल दिया कि 2 क्वेश्चन गलत होने ही चाहिए, 720 नहीं आने चाहिए, नहीं आएंगे, तुक्का लग जाए तो बात अलग है, ठीक है। अगर बोल दिया गया ऊपर से कि नहीं आने चाहिए तो फिर नहीं आएंगे, 2 क्वेश्चन ऐसे डाल देंगे तो नहीं हिलेगा आपसे, कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। जैसे वो जॉन टेलर आ गया था पहले एक बार, तो वो बाहर का वो एमएससी का दे देगा क्वेश्चन, पढ़ेगा ही नहीं तो कहां से करोगे सॉल्व, तुक्का लग जाए तो बात अलग है, होता है ऐसा। पर ठीक है, अभी तो आ रहे हैं 720 लगातार आ रहे हैं तो आ भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में देखो क्या खेल कर सकते हैं। पहला, अगर उसको सॉल्व करवाना है तो 5s0 लिख के देगा। 5s0 देखा तो अगर दिमाग में बत्ती जल जाए कि पीरियोडिक टेबल में एक ही एलिमेंट होता है जिसका ns0 होता है और वो कौन होता है, पैलेडियम, तो ठीक है। नहीं जले तो फिर अगले साल फिर दिमाग में बत्ती जलाएंगे, ठीक है ये। और उसको सॉल्व कराना तो 5s0 लिख के देगा, और लिख के दिया, अगर पहचान में आ गया ठीक है, नहीं आया फिर खेल खत्म। दूसरा, अगर उसको थोड़ा सा टिपिकल बनाना तो 5s0 गायब कर देगा, क्योंकि 5s0 के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ रहा, पड़ रहा है लेकिन आप ऐसा दिखाएगा कि फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। अब देखो 5s0 गायब कर दिया, फिर क्वेश्चन ऐसा नहीं लिखेगा, फिर क्वेश्चन इस पहले से आएगा आर्गन से। आर्गन के बाद लिख देगा 4s2, 3d10, 4p6 और 4d10, और इसको भी रीअरेंज करके दे दे तो ऐसा रीअरेंज कर देगा 4s2, 4p6 और 4d10, ये बनेगा। आपने रीअरेंज कर दिया कॉन्फ़िगरेशन जो हम कर रहे थे अभी तक, रीअरेंज करे तो ये क्या दिख रहा होगा आपको, एन। अगर ये एन दिख रहा है तो बताइए मैक्सिमम शेल नंबर क्या दिख रहा है, 4, और मैक्सिमम शेल नंबर 4 दिख रहा है तो बताइए आप पीरियड क्या लिख के आएंगे, 4। लेकिन ये तो गलत है, ये तो 5th पीरियड का मेंबर है। यहां पर ये दिक्कत आ सकती है कि अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है, भाई इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन किसमें होना चाहिए था, इसका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन तो ऐसा होना चाहिए था बेटा 5s2 4d8, लेकिन एक्सेप्शन की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन यहां जंप कर जाते हैं, और जंप कर जाते हैं तो ये हो जाता है 5s0 और ये हो जाता है 4d10, मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन में एक्सेप्शन है। और अगर आप इसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से शेल नंबर देखोगे, मैक्सिमम शेल नंबर देखोगे, 5s में तो कुछ है नहीं, तो आपको मैक्सिमम शेल नंबर क्या दिख रहा होगा, 4, और 4 दिख रहा होगा तो हो सकता है आप पीरियड नंबर 4 लगा के आ जाए, जो कि गलत होगा। उस टाइम पे एक चीज है ना, अगर दिमाग में आ जाए तो बता भी दे रहा हूं कि कभी बाई चांस आ जाए, सोच पाए इतना तो आप सॉल्व कर भी सकते हैं। आपको ये कॉन्फ़िगरेशन बोला मैंने, रीअरेंज करने पे ही आ रहा होगा, 5s0 लिख देगा तब तो खत्म है, फिर तो पैलेडियम में समझ में आ जाएगा। नहीं दिया तो आप रीअरेंज करोगे तो यहां पर पहुंचोगे, और अगर आप यहां पर पहुंचोगे तो आप समझिए, आप अगर इसको एन मान लेते हो तो आपके दिमाग में इतनी बत्ती चलनी चाहिए कि एन में तो डी होता ही नहीं है। डी तो हमेशा n-1 के साथ होता है, मतलब डी के साथ जो लिखा है वो n-1 है। अगर ये n-1 है तो n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 5। लेकिन एग्जाम में इतना सोच पाओ इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए बोला जा रहा है कि ये आपको याद होना चाहिए कि पैलेडियम का ऐसा कहानी होता है कि ये 5th पीरियड है, ग्रुप इसका होगा 10th, ग्रुप 10th क्यों होगा, आप देखिए, अगर क्योंकि ये डी ब्लॉक का मेंबर है तो डी ब्लॉक के लिए ns इलेक्ट्रॉन और n-1 डी इलेक्ट्रॉन का जो सम होता है वो ग्रुप नंबर बताता है, और ब्लॉक तो हमें पता ही है पैलेडियम बिलोंग्स टू डी ब्लॉक। लेकिन इसमें पीरियड में गलती हो सकती है 4th और 5th, इसीलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए। थर्ड जो एलिमेंट आता है वो आता है थलाइवा 90, रेडॉन 7s2, 6d2, 5s0। इसकी कहानी आपको बोली थी ठीक हीलियम जैसी है, जैसे हीलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है लेकिन मेंबर किसका माना जाता है, p ब्लॉक का, वैसे इसमें f में एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहा है, फिर भी इसको किसका मेंबर माना गया था, f ब्लॉक का। तो इसके बारे में कहानी लिख देते हैं, इसका पीरियड नंबर हो जाएगा 7, इसका ग्रुप नंबर हो जाएगा 3rd। f ब्लॉक है ना तो ग्रुप सारे ही कौन से होंगे, 3rd, और ब्लॉक कौन सा हो जाएगा बेटा, f ब्लॉक। तो ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिनको आप रूल से सॉल्व करने जाएंगे तो ये सॉल्व नहीं होंगे, हालांकि इनके आने की पॉसिबिलिटी रेयर है, लेकिन फिर भी ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस हैं जिसपे ये हमने जो सेट ऑफ रूल्स पढ़े ये नहीं लगेंगे, तो अपने नजर में होने से कम कि इस तरह के कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होती है।
चलो बेटा ना, अब ये जो अभी आपके सामने 3 कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई, इसके बाद अगला टॉपिक हमें जो स्टार्ट करना वो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, बेसिकली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, पर वो फिर अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि जरा सही हो पाएगा, तो हम लोग कुछ और बातें कर लेते हैं। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में पी ब्लॉक के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखाए थे। वो पॉइंट्स क्या थे? एक तो और नहीं है कर्जे का ऑर्डर लिखा था, और नहीं है कर्जे का ऑर्डर, काहे का ऑर्डर था ये? मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, काहे का ऑर्डर था ये? अबंडेंस का। तो ये पता होना चाहिए कि और नहीं है कर्जे मतलब अबंडेंस का ऑर्डर। अबंडेंस में और सबसे ज्यादा था या कर्जे सबसे ज्यादा था? और सबसे ज्यादा। उसका एक यूज बताया था कि आर्गन इज यूज्ड टू प्रोवाइड इनर्ट एटमॉस्फेयर। कहां पर? मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में। इसके अलावा आपको बताया था कि इस पूरे सीक्वेंस में 7 में से 5 ही इनर्ट गैस आ रही है, 2 गायब है। कौन गायब है? रेडॉन और ऑर्गानेसन। तो रेडॉन और ऑर्गानेसन नेचुरली अकरिंग है या नेचुरली अकरिंग नहीं है? नहीं है। अगर ये नेचुरली अकरिंग नहीं है तो इनको लैब में बनाया गया होगा। लैब में बनाया गया होगा तो सबसे पहले ऑर्गानेसन की बात कर चुके हम लोग। ऑर्गानेसन लैब में बनाने का प्रिपरेशन आपको दिखाया था, और प्रिपरेशन क्या था? कैलिफोर्निया का ऑगी। तो मेरे हिसाब से ये याद हो जाना चाहिए। ये 10-15 बार बता देंगे, लास्ट तक याद हो गया तो ठीक है, यकीन मानिए अगर नहीं हुआ 10-15 बार में तो फिर नहीं होगा, है ना? ये बात पता होनी चाहिए आपको। आइए कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं इनर्ट गैस के बारे में जो एनसीईआरटी में मेंशन है। स्टेटमेंट वाइज बातें लिखी हुई है, फैक्ट्स आ जाते हैं उठ के, और इसीलिए फैक्ट्स हम लोग पहले से पढ़ते हुए चल रहे हैं ताकि आपको धीरे धीरे याद होते जाएं, और हम इतनी बार रिवाइज कर लेंगे कि याद होना होगा तो हो ही जाएगा, नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, ऐसी वाली बात। फिर बेटर लक नेक्स्ट टाइम वाली कहानी बनेगी, ठीक है? तो इनर्ट गैसेस की बात कर रहा, डराना पड़ता बीच बीच में, डराएंगे तो कैसे पढ़ोगे, ठीक है ना? हाँ, तो इनर्ट गैसेस की बात कर रहे हैं। हाँ, डर के आगे जीत है, इसी बार जीत जा बेटा, ठीक है? इनर्ट गैस सुनिएगा, इनर्ट गैस में और क्या बातें हैं ध्यान से सुनिएगा, ध्यान समझिएगा जो गिवन है एनसीईआरटी में। सबसे पहले जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन की हम लोग बात कर रहे हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन और ऑगी की हम लोग बात कर रहे हैं। इनमें से रेडॉन और ऑर्गानेसन तो नेचुरली अकरिंग नहीं है, बाकी सब नेचुरली अकरिंग है। इनका ऑर्डर भी हमने देख लिया, और नहीं है कर्जे में से कुछ बन जाएगा। क्या हीलियम और नियॉन नेचुरली अकरिंग है या नहीं है बेटा? है। अगर ये नेचुरली अकरिंग है तो नेचर में कहीं पर मिल रहे होंगे, तो इनके बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। इसके बारे में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है एनसीईआरटी ने कि हीलियम और नियॉन मिनरल्स में से मिलते हैं, मिनरल्स एंड ओर्स में से, मिनरल्स में से मिलते हैं, और वो मिनरल्स रेडियो एक्टिव नेचर के होते हैं। और वो मिनरल्स कौन से होते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। वो मिनरल होता है, पहला होता है पिच ब्लेंड, इसके बारे में पीरियोडिक टेबल में भी कुछ बातें आएंगी। दूसरा ओर होता है क्लेवाइट, और तीसरा ओर होता है मोनाजाइट, ठीक है? तो इसके बारे में ध्यान सुने। हीलियम एंड समटाइम मैं लिखवा दूंगा, हीलियम एंड नियॉन आर फाउंड इन मिनरल्स, ये मिनरल्स के नाम है, मिनरल्स ऑफ रेडियो एक्टिव ओरिजिन। और वो मिनरल्स कौन कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, पीसीएम से याद रख लेंगे। और वो पीसीएम का मतलब क्या है बेटा? पहला है पिचब्लेंड, दूसरा है क्लेवाइट, और तीसरा है मोनाजाइट। स्टेटमेंट लिखिएगा नोट बना के, या इनर्ट गैस में फर्स्ट पॉइंट, हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन, हीलियम एंड समटाइम्स नियॉन, helium and sometimes neon are found in minerals of radioactive origin, are found in minerals of radioactive origin, are found in minerals of radioactive origin, that is pitchblende, clavite, monazite. Minerals of radioactive origin, PCM, pitchblende, clavite, monazite, pitchblende, clavite, monazite। चलिए, ये तो पहली बात हुई बेटा कि हीलियम और नियॉन आपको रेडियो एक्टिव ओरिजिन की मिनरल से मिल रहे होते हैं। रेडियो एक्टिव ओरिजिन मतलब जो रेडियो एक्टिविटी थोड़ी बहुत दिखा सकते हैं, इस तरह के मिनरल से ये, और पिचब्लेंड, क्लेवाइट और मोनाजाइट की बात, ये तो पहली बात हुई। लेकिन एक बात बताइए, मैंने आपको बोला था इनका नेचर में जो पार्ट होता है वो 1% के आसपास होता है, सबका मिला जुला के, मतलब ये नेचर में से बहुत कम मिलेगा। तो हमें किसी भी चीज को अगर बनाना है कमर्शियल फॉर्म में, किस फॉर्म में? कमर्शियल फॉर्म। हीलियम के लिए लिख, तो हीलियम का जो कमर्शियल सोर्स है दैट इज नेचुरल गैस। क्या है? नेचुरल गैस में से हीलियम मिलता है, और वो कमर्शियल सोर्स है। कमर्शियल सोर्स का मतलब क्या होता है? जहां से आप भरपूर मात्रा में हीलियम ऑब्टेन
कर सकते हो, क्योंकि ये जो छोटा मोटा परसेंटेज निकलेगा उससे हर काम हो जाए ये जरूरी नहीं, और इसलिए हमें इंडस्ट्रियली या कमर्शियली किसी भी केमिकल की बहुत ज्यादा या किसी भी एलिमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो कमर्शियली जो इसका सोर्स होता है वो क्या होता है बेटा, नेचुरल गैस। लिखिएगा सेकंड पॉइंट, द कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। द कमर्शियल सोर्स ऑफ हीलियम इज नेचुरल गैस। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फॉर विच गैस, है ना, हीलियम नेचुरल गैस इज अ कमर्शियल सोर्स, फॉर विच इनर्ट गैस, है ना, नेचुरल गैस इज द कमर्शियल सोर्स। अब पता है तो पता है, वरना आंसर की का वेट करें तब पता चली जाएगा, तो इससे पहले पता हो, ठीक है। हीलियम इज द कमर्शियल सोर्स ऑफ नेचुरल गैस। आगे बात करते हैं, तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। अभी हम लोगों ने सोर्सेस की बात कर ली इनके, अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट ये आता है कि आप एक बात बताइए, क्या ज़ेनॉन के कंपाउंड्स बनते हैं या नहीं बनते? बनते, हम पढ़ते भी हैं एडिशन वगैरह में, Xgf2, Xgf4, Xgf6। पर ज़ेनॉन के अलावा और कौन कौन से ऐसे इनर्ट गैस हैं जिनके कंपाउंड्स डिस्कवर हो चुके हैं? लिखे एनसीईआरटी में, ये दोनों, इसके ऊपर और नीचे वाले, इनके कंपाउंड्स एनसीईआरटी में लिखे हुए मेंशन्ड है। और वो कंपाउंड्स क्या है? जैसे ज़ेनॉन का आप क्या पढ़ते हो, डाइफ्लोराइड, Xgf2, वैसे इसका और इसका भी क्या बनता है बेटा, डाइफ्लोराइड। RnF2 भी डिस्कवर हो चुका है और KrF2 भी डिस्कवर हो चुका है, दोनों का मेंशन है एनसीईआरटी पी ब्लॉक के अंदर। इनर्ट गैस पढ़े, पैराग्राफ पढ़ेंगे, वहां मिल जाएगा। तो KrF2 और RnF2 डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें से RnF2 के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि ये रेडियो ट्रेसर टेक्निक से मिला है। कैसे मिला है? रेडियो ट्रेसर टेक्निक मतलब रेडियो एक्टिविटी की बात कर रहा है। भाई क्रिप्टॉन तो रेडियो एक्टिव नहीं है कंपैरेटिवली, और रेडॉन जो है वो मोर रेडियो एक्टिव होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कभी ऐसा आ भी जाए कि KrF2 और RnF2 दोनों डिस्कवर हो चुके हैं, लेकिन आपसे पूछे कि रेडियो ट्रेसर टेक्निक से कौन डिस्कवर हुआ है, तो KrF2 और RnF2 में से थोड़ा सा रेडियो एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए आप आराम से आंसर लगा सकते हैं, कौन आएगा, RnF2। स्टेटमेंट बोल रहा हूं, लिखिएगा, KrF2 and RnF2 have been discovered. KrF2 and RnF2 have been discovered. KrF2 and RnF2 have been discovered. Full stop. आगे लिखें, RnF2 is discovered by using radio tracer technique. RnF2 has been discovered using radio tracer technique. चलिए, ये एक पॉइंट हो गया। इसके बाद अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अभी आपके सामने कहानी आ गई कि कौन कौन से ऐसे इनर्ट गैसेस हैं जिनके कंपाउंड मिल चुके हैं। वो कौन हो गया बेटा, Kr का मिल चुका है, ज़ेनॉन का मिल चुका है, Rn का मिल चुका है, ऑर्गन एसन का भी ज्यादा कुछ डिस्कवरीज हुई नहीं है, तो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। बचे कितने? 3, हीलियम, नियॉन और आर्गन। हीलियम, नियॉन और आर्गन के बारे में एनसीईआरटी लिखता है कि इनके आज तक कोई भी ट्रू कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए हैं। सीधा सा स्टेटमेंट लिखता है एनसीईआरटी, बोल दे रहा हूं, पॉइंट लिखेगा, नो ट्रू कंपाउंड्स ऑफ हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, no true compounds of helium, neon and argon have been discovered yet. No true compounds of helium, neon and argon have been discovered yet. तो हीलियम, नियॉन और आर्गन का अभी तक कोई भी ट्रू कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुआ। ट्रू कंपाउंड डिस्कवर नहीं होने का मतलब क्या होता है? ट्रू कंपाउंड कहने का मतलब होता है बेटा, ऐसा कंपाउंड जहां पर हीलियम, नियॉन या आर्गन एक्चुअल बॉन्ड बना रहे हो। एक्चुअल बॉन्ड बनाने का मतलब स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से जुड़े हो, मतलब आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हो, ऐसा कोई भी। जैसे Xgf2, तो हम जानते हैं Xgf2 में ज़ेनॉन और फ्लोरीन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? तो ये एक ट्रू बॉन्ड है, ये एक एक्चुअल बॉन्ड है। लेकिन हीलियम का कोई फ्लोरीन के साथ ऐसा आयनिक टाइप का बॉन्ड या कोवेलेंट टाइप का बॉन्ड या कोऑर्डिनेट टाइप का बॉन्ड ऐसा आज तक कभी नहीं मिला। हीलियम का या नियॉन का या आर्गन का आपको वीक फोर्स जरूर मिल सकता है, आयन डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये मिल सकता है, लेकिन इसका स्ट्रॉन्ग फोर्स अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता। और इसी को एनसीईआरटी बोलता है कि इनके ट्रू कंपाउंड अभी तक डिस्कवर नहीं। आप लोग पी ब्लॉक में जाके एक आगे कंपाउंड पढ़ते, क्लैथरेट कंपाउंड, और क्लैथरेट कंपाउंड में भी यही बताते हैं आपको कि हीलियम और नियॉन छोटे साइज होने के कारण क्लैथरेट कंपाउंड नहीं बना पाता। हालांकि क्लैथरेट कंपाउंड भी एक
स्ट्रॉन्ग या ट्रू कंपाउंड नहीं है, क्योंकि वहां भी आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है, या है ना डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन होता है। लेकिन आपको ये क्लियरली बात पता होनी चाहिए कि इन तीनों के तो ट्रू कंपाउंड बन चुके हैं, लेकिन इनके आज तक कोई ट्रू कंपाउंड डिस्कवर नहीं हुए हैं। तो यहां तक है ना, अभी लिख ले, इसके आगे के पॉइंट्स फिर नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। वो क्योंकि Z इफेक्टिव शुरू करना है तो फिर वो कंटिन्यूटी में देखेंगे।